वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस इम्पोर्टेंट सेशन में। इस वीडियो में ज्योग्राफी से रिलेटेड 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन किया जाएगा। जो यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी एचजी एससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू वेवर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि इनमें इन 5 स्टेटमेंट में से 5 कथनों में से कौन से कथन वेबर के इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो है सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बी एंड ई ओनली। इस 5 स्टेटमेंट में से बी स्टेटमेंट और ई स्टेटमेंट वेबर के इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से संबंधित है। एंटरप्रेन्योर्स हैव नॉलेज ऑफ लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द मार्केट। और ऑप्शन जो ई है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट लोकेशंस। यह जो 2 स्टेटमेंट है यह वेबर के इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी से संबंधित है। उद्यमियों को कच्चे माल और बाजार की अवस्थिति के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है और न्यूनतम लागत सिद्धांत पर आधारित है। यह 2 कथन वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए अल्फ्रेड वेबर एक अर्थशास्त्री, भूगोलवेत्ता एवं समाजशास्त्री थे। उन्होंने उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत 1909 में दिया था। अपने औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत में वेबर ने उद्योगों के स्थानिक प्रतिरूपों को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख किया। उद्यमी को कच्चे माल एवं बाजार के विषय में पूर्ण जानकारी होती है। औद्योगिक अवस्थिति निर्धारण में समूह एग्लोमरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एकाकी विश्लेषण का देश हो जिसमें जलवायु स्थलों, मानव जाति, जनसंख्या की तकनीकी दक्षता सर्वत्र संभव होगी। यह सिद्धांत न्यूनतम लागत की अवस्थिति पर आधारित है जिसमें न्यूनतम परिवहन लागत और श्रम लागत सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया गया है। एक में वर्क दिया हुआ है और सेकंड में जो है स्कॉलर का नाम दिया हुआ है। इसमें मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रॉप कॉम्बिनेशन जो है जेसी वीवर ने दिया हुआ था। आइसोलेटेड स्टेट की जो थ्योरी थी यह वांथने ने दिया हुआ था, तो बी का हो जाएगा 3। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज स्टॉफर ने दिया था, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। और सीक्वेंस ऑक्यूपेंस यह जो है वो ट्रेसी ने दिया था, तो ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का सेकंड। फसल संयोजन विश्लेषण वीवर जेसी वीवर ने दिया हुआ था। एकाकी राज्य का सिद्धांत वॉन्थी ने, मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत स्टाफर और अनुक्रमिक निवासन का सिद्धांत जो है वेटलेस ने दिया था। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए क्रॉप कॉम्बिनेशन जेसी वीवर, आइसोलेटेड स्टेट वॉन्थेनियन, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी स्टाफर और सीक्वेंस ऑक्यूपेंस वेटलेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, which one of the following highlighted that an area is poor because it is poor। एक क्षेत्र गरीब है क्योंकि यह गरीब है। इसको निम्नलिखित में से किसके द्वारा विशेष बल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और अब बताना है कि यह स्टेटमेंट
दिए गए ऑप्शन में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है गुन्नार मीटर्स क्यूमुलेटिव कॉजेशन, ऑप्शन बी है पेरॉक्स ग्रोथ पोल, ऑप्शन सी है मिडोज लिमिट्स टू ग्रोथ और ऑप्शन डी है रोस्टोज स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एन एरिया इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर से रिलेटेड है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुन्नार मिडल्स क्यूमुलेटिव कॉजेशंस। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए गुन्नार मिडल का संचयी कार्य उत्पादन, यह जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए संचयी कार्य उत्पादन मॉडल क्यूमुलेटिव कॉजेशन मॉडल का विकास स्वीडिश अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्री कार्ल गुन्नार मिडल ने 1957 ईस्वी में किया था। यह सिद्धांत विभिन्न देशों के मध्य और एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों के मध्य पाए जाने वाले आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्षेत्रीय विभिन्नताओं रीजनल डिफरेंसिटीज रीजनल डिफरेंशिएशंस का निर्धारण करने का प्रयत्न करता है। मिडल का मानना है कि आर्थिक विकास चक्रीय कार्य उत्पादन प्रक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है जो विकसित देशों की तीव्र वृद्धि का नेतृत्व करता है, जबकि अविकसित निर्धन देश निर्धन बने रहते हैं। मिडल के अनुसार बाजार शक्तियां अंतः प्रादेशिक विभिन्नताओं को और अधिक गहरा देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप संपन्न प्रदेश और अधिक संपन्न होते जाते हैं और विपन्न या निर्धन प्रदेश और अधिक निर्धन गरीब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड ईयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फर्स्ट टू लास्ट। निम्नलिखित को उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम प्रथम से अंत तक में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ पर्यावरणीय सम्मेलन समझौते दिए हुए हैं और इनके ईयर वर्ष के अनुसार यानी फर्स्ट टू लास्ट प्रथम से अंत तक के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो है सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बी डी ए सी। सबसे पहले ब्रडलैंड कमीशन जो 1987 में आया था, उसके बाद जो है एजेंडा 21 जो है 1992 में 1992 में, उसके बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में और सबसे लास्ट में जो है पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी डी ए सी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए पर्यावरणीय सम्मेलन समझौते एवं रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के अनुसार जो कालानुक्रम है जो सीक्वेंस है वह है ब्रटलैंड आयोग 1987, एजेंडा 21 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस समझौता पेरिस एग्रीमेंट 2015 2015। तो देखिए 1987 में पर्यावरण तथा विश्व सम्मेलन ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटन रिपोर्ट कहा गया, उसमें टिकाऊ विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा प्रवर्तित की गई थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट 1992 में टिकाऊ विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। यह सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापमान को कम करना तथा वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती किए जाने पर सहमति बनी। पेरिस समझौता 2015 में ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले के स्तर से अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए कार्य योजना पर सर्वसम्मति बनी। यह सम्मेलन कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि थी। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंचेस हैव डेप्थ लेस देन 10,000 मीटर। निम्नलिखित में से किन गर्तों की गहराई 10,000 मीटर से कम है। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंच का नाम दिया गया है और इसमें बताना है कि दिए गए ट्रेंचेस में से किन किन ट्रेंचेस की जो गहराई है वो 10,000 मीटर से कम है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्यूर्टो और जावा ट्रेंच। प्यूर्टो और जावा गर्त की गहराई 10,000 मीटर से कम है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए प्लूटोरिको गर्त और जावा गर्त की गहराई 10,000 मीटर से कम पाई जाती है। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर फैले हुए हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं। इनकी स्थिति प्रायः तट के सहारे, पर्वतीय श्रृंखलाओं के सामने एवं द्वीपों के सहारे भी पाए जाते हैं। यहाँ पर विश्व के कुछ प्रमुख महासागरीय गर्त का नाम, स्थिति और गहराई दी गई है। तो देखिए चैलेंजर गर्त मरियाना ट्रेंच, जो कि सबसे गहरी गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 12,022 मीटर, यह जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। उसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर टोंगा मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई 10,882 मीटर है। स्वायर उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई 10,475 मीटर है। प्लूटोरिको पश्चिमी द्वीप समूह में क्षेत्र पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र में, जिसकी गहराई 8,385 है। रोमांस दक्षिण आंध्र महासागर में, जिसकी गहराई 7,631 मीटर है। जावा सुंदर पूर्वी हिंद महासागर में, जिसकी गहराई 7,450 मीटर है। तो ये थे आज के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।